गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो बेसिकली इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ इज़ ए एनाटॉमिकल मैच्योरेशन, जबकि डेवलपमेंट हमारा फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन है। इससे आपको पता चल गया होगा कि एनाटॉमिकल मतलब ये सेलुलर लेवल पे काम करता है। सेल की मल्टीप्लिकेशन होती है और सेल का ग्रोथ होता है, मतलब डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ग्रोथ होता है। उसकी वजह से जो सेल साइज बढ़ती है और हमारा ओवरऑल बॉडी पोस्चर बढ़ता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट होती है वो ब्रेन के लेवल पे होती है। मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो कि एक्विजिशन ऑफ न्यूअर फंक्शन और स्किल एंड एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। जो एनाटॉमिकल ग्रोथ है उसको हम मेज़र करते हैं एंथ्रोपोमेट्री के फॉर्म में, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट है, डेवलप हम किस चीज़ से मेज़र कर सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन से। ओके, तो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया कि ग्रोथ एनाटॉमिकल प्रोसेस है और डेवलपमेंट फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल प्रोसेस है। ग्रोथ में होती है एक तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द फिजिकल साइज ऑफ ऑर्गन, टिश्यू एंड बॉडी बाय मल्टीप्लिकेशन और एनलार्जमेंट ऑफ द सेल, ठीक है, और जिसे हम एंथ्रोपोमेट्री के जरिए मेज़र कर सकते हैं। और डेवलपमेंट है वो वेरियस ऑर्गन और सिस्टम का फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। उसमें हम नई नई स्किल सीखते हैं और एनवायरनमेंट से एडेप्टेशन करते हैं, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन के रूप में, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो अभी हम देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो अगर मोटा मोटा हम इसको डिवाइड करें तो दो कैटेगरीज में हम कर सकते हैं। एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं और एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ओके, तो ये इन दोनों कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रिंसिक माने हमारे खुद के अंदर की बॉडी के जो फैक्टर्स कौन कौन से काम करते हैं हमारे खुद के, जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया, एथनिसिटी हो गई, हेरिडिटरी हो गई, जीनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, सेक्युलर ट्रेंड्स हो गया, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो अब हम इसको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सब का क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले होगा एज। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा ग्रोथ है वो हाईएस्ट सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक तो इंट्रायूट्राइन फेज में और दूसरा अर्ली इन्फेंसी में, ठीक है। फिर धीरे 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 कम हो जाता है और कम होने के बाद एक सेकंड ग्रोथ स्पर्ट आता है प्यूबर्टी के टाइम पे। उस टाइम पे वापस से ग्रोथ बढ़ना शुरू होता है। तो एज का हमें पता चल गया कि इंट्रायूट्राइन और इन्फेंसी में ज़्यादा होता है और सेकंड टाइम जब आता है प्यूबर्टी में। तो एज का इस तरह से रोल है कि डिफरेंट एज में डिफरेंट ग्रोथ होता है। सेक्स हमने देख लिया है कि मेल में कैसा होता है, फीमेल में कैसा होता है। तो हम सबको पता है कि मेल हैवियर होते हैं, टॉलर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्यूबर्टी की बात आती है तो महिलाएं आगे निकल जाती है ग्रोथ में, ठीक है। तो प्यूबर्टी फीमेल में अर्ली आती है और ओवरऑल ग्रोथ मेल चाइल्ड में या बॉयज़ में ज़्यादा होता है। तो सेक्स का इस तरह से रोल है हमारे ग्रोथ पे, ठीक है। फिर है एथनिसिटी। एथनिसिटी से क्या लेना देना है कि हम कौन से एरिया में रहते हैं दुनिया के। जैसे हमने कई बार देखा है कि डेवलप्ड कंट्री के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं डेवलपिंग कंट्री के बच्चे। तो आपको पता ही होगा कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज़ के बच्चों का ग्रोथ ज़्यादा होता है और डेवलपिंग कंट्री में कंपेरेटिवली कम होता है। तो एथनिसिटी का इस तरह से रोल है। हेरिडिटी का क्या रोल है हमारे में?
ग्रोथ में। तो हेरिडिटी का आप देखोगे कि जो टॉलर पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा टॉल्स होते हैं। कई बार आपने शॉर्ट स्टेचर में आप आगे पढ़ोगे कि शॉर्ट स्टेचर का एक रीज़न फैमिलियल कॉज भी होता है कि अगर मदर फादर की हाइट ही कम है तो बच्चे की हाइट भी कम रहेगी, और अगर मदर फादर टॉलर है तो बच्चे की हाइट भी ज़्यादा रहेगी। तो बेसिकली हेरिडिटी इस तरह अफेक्ट करती है ग्रोथ को, ठीक है। फिर जीनेटिक डिसऑर्डर कई बार ऐसे डिजीज़ होते हैं जो हमारे ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम हो गया, मार्फन हो गया, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, शॉर्ट स्टेचर, और मार्फन में ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, टॉल स्टेचर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इस तरह से हमारे ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं। दूसरा कि सेक्युलर ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड से क्या मतलब है कि कई बार हमने देखा होगा कि हमारे दादाजी या उनके भी फादर जो जिस टाइम पे आज से 50-100 साल पहले की बात है, उनका सपोज 10 साल पे जितना ग्रोथ था उसके कंपैरिजन में हमारा ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा है 10 साल में। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि 4 साल पे बच्चे की हाइट होती थी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी की उम्र में ये सपोज मान लो आप 50 साल पहले की बात है ये, ठीक है, कि 4 साल की उम्र पे 100 सेंटीमीटर हाइट हो रही थी। तो आज के ट्रेंड में ऐसा है कि 4 साल पे 105 हो जाती है ऑन एन एवरेज, फॉर एग्जांपल है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी पीढ़ियों से जो चला आ रहा था जो ग्रोथ, उसमें हल्का सा इम्प्रूवमेंट आ रहा है बाय नेक्स्ट जनरेशन्स, ओके। तो इस तरह से भी हम सोच सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उनके ट्रेंड में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता, ना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना ओवरऑल वेलबीइंग में। जबकि डेवलपिंग कंट्री में कुछ ना कुछ हर साल 2 साल 5 साल 10 साल पे कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो इन सब में ये सेक्युलर ट्रेंड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक में हमने देखा कि एज, सेक्स, एथनिसिटी, हेरिडिटरी, जेनेटिक डिसऑर्डर, सेक्युलर ट्रेंड्स कैसे क्या अफेक्ट करते हैं। अब देखेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ओके। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एक तो देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक ऑर्गेनिक फैक्टर्स आते हैं और एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक इंटरनल मतलब ऑर्गेनिक कॉज में क्या क्या आ सकता है, तो मोटा मोटा हम सबको पता है, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल, ओके। तो ये डिवीज़न से आपको पता चल गया होगा। प्रीनेटल, प्रीनेटल में क्या क्या आएगा, तो मैटरनल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, मैटरनल डिजीज़ हो गया, टेराटोजेंस हो गया, या प्लेसेंटल कोई डिसऑर्डर हो गया। नेटल में क्या क्या आएगा, पेरीनेटल और नेटल में, ठीक है। इन सब में क्या क्या आएगा, आ जाएगा जेस्टेशनल एज और कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। और पोस्टनेटल में क्या क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, कोई डिजीज़, कोई ट्रॉमा या कोई ड्रग्स की हिस्ट्री, ओके। अब इन सारे कॉज को हम एक एक तरह से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रीनेटल कॉज, प्रीनेटल कॉज में आपको पता चल गया होगा कि मदर की न्यूट्रिशन और बच्चे के ग्रोथ पे क्या असर हो सकता है। तो हम सबको पता है कि मदर माल न्यूट्रिशन होती है, मदर एनीमिक होती है, ठीक है। मदर को कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, टॉक्सोप्लाज्मा रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस, तो उसकी वजह से भी बच्चे का ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है। दूसरा कॉज है डिजीज़,
सपोज आप मान लो कि मदर को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में बच्चा ज़्यादा वज़न वाला आएगा, 4 किलो का। हाइपरटेंशन में IUGR रहेगा, ठीक है। तो ये मदर के डिजीज़ और बच्चे का ग्रोथ एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। टेराटोजेंस, मतलब आप मान लो कि मदर ने कोई ड्रग लिया है, मदर ने रेडिएशन लिया है, मदर स्मोकिंग कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के ग्रोथ पे अफेक्ट करेगी। और प्लेसेंटल पता है कि जब प्लेसेंटल फ्लो अफेक्ट होता है तो बच्चे का ग्रोथ अफेक्ट होता है। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो इन सब में ये आएगा कि प्लेसेंटा प्रीविया होगा, सपोज हेमरेज हो गया, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन होगी प्लेसेंटा में, तो बच्चे का ग्रोथ अफेक्ट होता है। तो ये तो हो गया प्रीनेटल। अब आता है दूसरे नंबर पे नेटल। नेटल में जेस्टेशनल एज एंड कॉम्प्लिकेशन। तो वो कैसे अफेक्ट करता है? तो जेस्टेशनल एज हम सबको पता है कि अगर प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो बच्चे का वेट कम आता है, ठीक है। या तो फिर जेस्टेशनल एज, और दूसरा फैक्टर है बर्थ वेट। बर्थ वेट अगर पहले से कम है, सपोज फुल टर्म भी हुआ लेकिन IUGR बच्चा है, तो उसका ग्रोथ कम हो सकता है आगे जाके। कॉम्प्लिकेशन, ड्यूरिंग डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाती है, जैसे कि होगा बर्थ एस्फिक्सिया या तो फिर कर्निक टेरस, ठीक है। ये पेरीनेटल फैक्टर्स में आएंगे कि ड्यूरिंग डिलीवरी अगर कोई इश्यू होता है तो फिर ये सारी चीज़ें आगे जाकर बच्चे के ग्रोथ पे अफेक्ट करती है। अब थर्ड पार्ट है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल मतलब डिलीवरी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन इन बिटवीन कुछ दिक्कत आती है, जैसे कि बच्चे का न्यूट्रिशन, ठीक है। बच्चा खाना कम खाता है, बच्चा खाने में नाटक करता है ज़्यादा, ठीक है। बच्चा माल न्यूट्रिशन रहेगा, बच्चा एनीमिक रहेगा, विटामिन D की कमी हो गई, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है। दूसरा इन्फेक्शन, बच्चा सही से ग्रो कर रहा था, बीच में उसको हो गया सपोज TB का इन्फेक्शन, ठीक है। या तो फिर बच्चा मिट्टी खा रहा है तो उससे हो गया उसको वर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है। तो ये आगे जाके बच्चे के ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा। फिर हो गया बच्चे को कोई सिस्टमिक डिजीज़ हो गया, जैसे कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, अस्थमा हो गया, ठीक है, एडेनोइड्स हो गए। तो ये बच्चे को क्रॉनिक बीमारियां होती है जो बच्चे को आगे जाके ग्रोथ पे अफेक्ट करती है। ट्रॉमा, सपोज कई बार ऐसे होता है कि बच्चा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता घर में, कई बार बच्चे को हेड इंजरी हो जाती है, जैसे हम देखते हैं कि बाटर बेबी और शेकन बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो उन सारी कंडीशन में बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता। कई बार सपोज बच्चे को कोई ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं जिसमें हमें स्टीरॉयड देना पड़ता है, या तो बच्चों को कोई ल्यूकेमिया ऐसा कोई कैंसर वगैरह हो जाता है तो जिसमें हमें साइटोटॉक्सिक ड्रग देनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों में बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए ऑर्गेनिक और एनवायरमेंटल। तो ऑर्गेनिक के सारे फैक्टर्स हो गए प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल। जैसे प्रीनेटल में हमने देखा कि बिफोर डिलीवरी, तो इसमें सारी मदर की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। फिर पेरीनेटल मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी आ जाता है। और पोस्टनेटल, तो ये सारे कॉज सिर्फ और सिर्फ बच्चे के रिलेटेड होता है। अब दूसरा पोर्शन है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंटल, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि तो इसमें ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो बच्चे के मदर के साथ या बच्चे के फादर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, इमोशनल फैक्टर हो गए, क्लाइमेट फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंटल फैक्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस कैसे अफेक्ट करता है। तो जैसे हम सबको पता है कि अगर फैमिली वेल एजुकेटेड है, पेरेंट्स एफ्लुएंट्स है, तो अपने बच्चे को बेटर न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है। और लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है
तो हम सबको पता है कि गरीब के बच्चे कई बार भूखे सो जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस इस तरह से अफेक्ट होता है। दूसरा फैक्टर है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल कई बार हम कम्युनिटी में देखते बच्चे को कैसे देखते हैं, कैसे उसको पैम्परिंग करते हैं, कैसे ग्रोथ फैक्टर्स उसके अफेक्ट करते हैं। तो उसमें कल्चरल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसा मान के चलो कि कई बार ऐसे होता है कि हम तो भाई डिलीवरी के बाद तुरंत अपना फीडिंग देते ही नहीं है 2 दिन 3 दिन तक, जबकि हम सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल सबसे अच्छा होता है। ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे को टॉप फीडिंग तुरंत शुरू कर देते हैं 3 4 5 महीने पे। कई बार मैंने ऐसा भी देखा हुआ कि पोस्ट नेटल वार्ड में उन्होंने बच्चे को चाय पिलाते हुए देखा है कि बच्चे को हम पहले से चाय पिलाते, सारे बच्चों को पिलाए, हम इसको भी पिलाएंगे। जन्म गुट्टी कई बार देते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के ग्रोथ पे इफेक्ट करती हैं। फिर आ जाता है इमोशनल फैक्टर्स। जैसे पता है कि इमोशनल स्टिम्युलेशन बच्चे के ग्रोथ पे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि लो ग्रोथ हार्मोन पाया गया है कैसे बच्चों में, ऑर्फन या तो फिर इमोशनली डिप्राइव्ड। ठीक है। तो इमोशनल फैक्टर्स भी बच्चे के ग्रोथ पे अफेक्ट करता है। क्लाइमेट, कई बार हमने देखा है कि समर में ग्रोथ कम होती है और स्प्रिंग में ग्रोथ ज़्यादा होती है। जैसे आप मान के चलो गर्मियों में कई बार डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, बच्चे के ग्रोथ, बीमार हो गया बच्चा, तो वो ग्रोथ पे अफेक्ट करता है। और स्प्रिंग में कई बार बच्चों का ग्रोथ अच्छा होता है। ठीक है। तो अगर हम सब इस सारी चीज़ों को सम अप करें तो बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उस पर असर करता फैक्टर्स लिखेंगे जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आते हैं। इंट्रिंसिक में बच्चे के खुद के आएंगे और एज, सेक्स, एथनिसिटी, हेरिडिटी, जेनेटिक डिसऑर्डर वो सब आएंगे। सेक्युलर ट्रेंड आएगा। और एक्सट्रिंसिक में और 2 पार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक और एनवायरमेंटल। ऑर्गेनिक में प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, और एक्सट्रिंसिक में सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, इमोशनल एंड क्लाइमेट। ओके, इतना लिखोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।